ज़िंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो यकीन है। जहाँ यकीन होता है, जी हाँ, जहाँ यकीन होता है वहाँ जीत यकीनी होती है। तो आप तमाम की जीत को यकीनी बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एक और सीडीपी का वंडरफुल सेशन। जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ शाहिद अली हसरत और आप देख रहे हैं टी सैट। तो इस सफ़र को मज़ीद जारी रखने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टी सैट डिजिटल लेसन्स का एक मशहूर व मारूफ चेहरा और 25 साल तजुर्बेकार उस्तादुल असातिज़ा आली जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन सर। मैं सर का आज के सेशन में दिली खैर मकदम करता हूं और मैं सबसे पहले सर से जानने की कोशिश करूंगा कि सर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का निसाब है वो किस नौयत का है और क्या क्या टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि शाहिद सर ने बताया कि जहाँ रास्ता है तो मैं भी उन्हीं के अल्फाज को दोहराता चलूँ, वेयर देर इज़ ए वे देर इज़ ए विल। यानी हम जहाँ अपना जो मकसद लेकर उठे हैं तो उस मकसद को हम पाने के लिए हमारी अपनी जो सलाहियतें हैं, जो इन्नेट पोटेंशियलिटीज़ हैं, उसको हम इस वक्त पर हम अगर हमारे हौसले के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ अगर इसमें हम लगाएंगे तो यकीनन हमारी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो जैसा कि अभी शाहिद साहब ने बताया कि सीडीपी ये हमारे टेट का निसाब है। पहले हमारे तरबियत में जो टीचर ट्रेनिंग हुआ करती, बीएड, डीएड, तो उसमें अलग-अलग तौर पर तालीमी नफ्सियात यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से निसाब तदवीन किया जाता था जी। लेकिन वहीं पर आज इस मुख्तलिफ तजुर्बात की बात और जो ज़रूरियात हैं यानी नीड्स ऑफ द सोसाइटी कहेंगे हम जी, जो इस नीड्स ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से ये वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो बनाए गए हैं और नई जो पॉलिसी बनी है जैसे एनसीएफ है और आरटी 2009 है और उसके बाद एक नई पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उस पर यह जोर दिया गया कि क्यों ना तालीमी नफ्सियात को जो पेडागोजिकल जो कंसर्न्स है इसमें क्यों ना मरबूत किया जाए जी। तो इसलिए इसको तालीमी नफ्सियात के साथ पेडागोगी यानी पेडागोजी भी इसको कहा जा रहा है। प्रोनाउंसिएशन इसके या तलफ़ुज़ में कुछ अदायगी में फर्क हो सकता है जी सर। तो इसके अंदर पेडागोस अगर कहेंगे तो वो क्या है? पेडागोस क्या है? टीचर। पेडागोगी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ टीचिंग जी सर। तो इसके अंदर वो तमाम उमूर शामिल है जो तालीमी नफ्सियात के साथ साथ और जो यानी टीचिंग लर्निंग के मैदान में जो एक उस्ताद के लिए, एक अच्छे बेहतरीन उस्ताद के बनने के लिए जो जरूरी है, शदीद जरूरत महसूस की गई है, तो वो ही इस निसाब के अंदर तरतीब दिया गया है ताकि हम मुस्तकबिल में होनहार जो टीचर बनने जा रहे हैं एक अच्छे उस्ताद बने। तो इस मकसद के लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी के नाम से इसमें शामिल किया गया। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो जो हर बार एक चीज़ देखने में आ रही है सर के टेट में जो सवालात की नौयत है उसमें एक गहराई देखी जा रही है। पहले टेट से लेके हाल ही में जो टेट हुआ था, तो इस बार पर्चे सवालात की नौयत क्या होगी सर? मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। देखिए शाह साहब, इब्तिदा में हम ऐसा तैयार थे जी कि रास्त सवाल आए और उसका जवाब दें हम। हाँ जी बिल्कुल। अब जैसा समझते थे कि साइकोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है जी। साइकोलॉजी की इब्तिदा कैसा हुई, वो कौन सी जबान से लिया गया, रास्त सवाल आया जवाब दे सकते थे। लेकिन आज जी जो कंटेंट पढ़ रहे हैं जी, जो उसको हम उसका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हमारे अंदर होना चाहिए जी। क्योंकि अब ये अगर एक कोई थ्योरी देता है तो थ्योरी का डायरेक्ट उसका सवाल नहीं पूछा जाता, हम उसका पूरा तज्जिया करने के काबिल होना हमारे अंदर जरूरी है। क्योंकि उसके अब जैसे साइकोलॉजी, अब जो पेडागोगी जो हम पढ़ रहे हैं उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है,
उसका हाँ। कॉन्सेप्ट क्या बता रहा ये है, बहुत उसकी बेहतर है। गहराई और गहराई में अगर जाकर हम कि उसके एक एक नुक्ते को अगर हम जी। अच्छी तरह से वाकफियत हासिल करेंगे तो जी। मैं समझता हूं जी। पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी इज अ क्रूशियल पार्ट जी। इन गेनिंग ऑफ आउट ऑफ 150, ये उसके अंदर एक बेहतर हमारा जो मुजाहरा है जी, जी, उसको जी, लाने के लिए 30 में 30 भी नंबर हम इसमें ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से परिचय सवालात में रास्त सवालात के बजाय डिफ़िकल्टी लेवल साल दर साल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, और अक्सर जो सवालात हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करके वहाँ पर सवालात पूछे जा रहे हैं। तो आपके सर के मशवरे पे आप अमल करें और आगे बढ़ते हैं। और जो सिलेबस है, अभी जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा था कि जुमला हमारे सिलेबस में 3 यूनिट दिए गए हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग और पेडागोजिकल कंसर्न। तो मैं आगे बढ़ते हुए डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के से शुरुआत करना चाहूँगा, इजाज़त अगर है सर आपकी तो। जी बिल्कुल इजाज़त है शाहिद साहब। जी। के डेवलपमेंट क्या है, जी सर। नशोनुमा क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चे की नशोनुमा और बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, इक्तिसाब में उसका तफहूम या इफ़हाम जी, जी, या जी, उसके पेडागोजिकल कंसर्न क्या है। तो सबसे पहले मैं शाहिद साहब से ये बात कहूँगा जी सर। कि नशोनुमा, जी। नमो जी। और पुख्तगी, जी। क्या ये अलग अलग है, क्या ये एक साथ इसका मरबूत है? जी हाँ। इसमें तीनों में क्या उसका फ़र्क है, क्या उसका इर्तिबात है, जी ये बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा नाजरीन के लिए कि शाह साहब बताइए कि किस हद तक ये टीचिंग लर्निंग में असरअंदाज होता है। जी बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी सर ने कहा था कि साइकोलॉजी एक बहुत ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और उसका एक चैप्टर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और उसका एक सब टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो अगर हम देखें सर, मुदलियार कमीशन हो, कोठारी कमीशन हो, या ईश्वर भाई पटेल कमीशन हो, या वहाँ से लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो, हर जगह एक ही बात हमें कॉमनली मिलती है कि क्लासरूम टीचिंग शुड नॉट बी इक्वल टू ऑल चिल्ड्रन, एंड द एंटायर पेडागोजी talks about how individual differences plays an important role in growth and development. तो टेट में सीडीपी रखने की जो एक सबसे बड़ी वजह यही है कि इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड टीचर, यू शुड अडॉप्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज दैट शुड फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आगे बढ़ते हुए जो सर ने सवाल किया है उसकी जानिब बढ़ूँगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम स्टैटिक बीइंग्स नहीं हैं, किसी एक जगह हम ठहरे हुए नहीं रहते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारे अंदर सोच हमारी बदलती रहती है, हमारा अपीयरेंस बदलता रहता है, और हमारा समझने का और काम करने का तरीका बदलता रहता है, यानी हम सोशल, इमोशनल और फिज़िकल वेज में बदलते रहते हैं। तो यही वो बदलाव है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो मैं अगर एक सतर में इसका जवाब मैं यहाँ पर आपको दूँ, इस स्लाइड को देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ डेवलपमेंट, नमू क्या है। तो गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी एक ये जो जुमला है ये तमाम इसकी तारीफ़ का अहाता करता है कि जैसा अगर हम देखें एक नौज़ायद बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, तो वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होगा अपने पेरेंट्स पर और उसके साथ वाले ख़ानदानी अफराद पर, लेकिन धीरे 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 वक्त के साथ साथ वो इस डिपेंडेंसी से, तुफेलियत से आगे बढ़ते हुए एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनता है। तो यही जो प्रोसेस है, यही वो प्रोसेस है, यही वो तरीक़ेकार है जो, अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि ये जो बुकिश नॉलेज क्या है, बुकिश डेफिनेशन डेवलपमेंट का क्या है, तो देखिए कि यहाँ डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव सीरीज़ ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस, यानी जो चीज़ें हमने पास्ट में की हुई हैं या जो चीज़ें हमारे साथ माजी में हो चुकी हैं और जो अब हाल में हो रही हैं और जो हमारे फ्यूचर में होंगी सर,
तो ये तमाम चीज़ें ऑर्डरली हो रही हैं। आप देखिए बचपना, उसके बाद एडोलेसेंस, उसके बाद अधेड़ उम्र से बुढ़ापा, तो ये तमाम जो ऑर्डरली चेंजेस हैं यही तो है डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें एक और भी यहाँ पर अगर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो बच्चा है वो स्क्रीन पर आप गौर से देखिए तो जो बच्चा है, एक बच्चा डिफरेंट स्टेजेस पर किस तरह से डेवलपमेंट हासिल करता है, वो ये जो 6 मुख्तलिफ मदारिज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हीं मदारिज से होकर एक बच्चा अपने मुकम्मल डेवलपमेंट को या नशोनुमा को हासिल करता है। तो हम इसको अगर सर की इजाज़त से हम आगे बढ़ें और इख्तिसार से थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को गौर से देखें तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखिए कि डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ क्या है कि क्वांटिटेटिव चेंजेस लाइक इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। तो अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट के दरमियान में यहाँ पे अगर आप मवाजना करें तो ये जो स्क्रीन पर आप देखिए ये स्लाइड, ये जो ग्रोथ है ये जो रेफर करेगा फिजिकल चेंजेस को, तमाम तरह की फाइन मोटार और ग्रॉस मोटार स्किल्स यहीं पर आएंगी और ये क्वांटिटेटिव होगा और साथ ही साथ ये एक सर्टन एज पर आकर रुक जाएगा ग्रोथ। यानी अगर हम जेंट्स में देखें सर तो 25 साल और लेडीज़ में देखें तो 23 साल तक नमू होता रहता है और उसके बाद रुक जाता है और इसको हम पैमाइश कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट क्या है साहब, ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करता है जिसमें कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल सब चीज़ें डेवलपमेंट का हिस्सा हैं और ये क्वालिटेटिव होता है डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव नहीं होता। तो इसको और ये इसकी शुरुआत जो होती है पैदाइश से पहले से लेकर, यानी कि जब सेल डिवीजन, जुफ्ता, मॉर्यूला जहाँ से शुरू होता है वहीं से जो बायोलॉजिकल एज शुरू होती है वहीं से डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज, जी हाँ, प्रीनेटल स्टेज, मदर वोम के अंदर जी हाँ, जिस तरह से वो ग्रोथ होता है, डेवलप होता है, जी जी, जब वो मुकम्मल उसकी डेवलपमेंट होने के बाद वो जब पैदाइश तवल्लुद होता है तो उसके साथ ही बैरूनी माहौल में उसका सर बढ़ता जाता है। बेशक सर। तो इसको हम अगर वूम टू टूम कहें तो बिल्कुल इसके साथ इंसाफ हो जाएगा और इसको हम मेजर नहीं कर सकते। आपकी सोच को क्या हम मेजर कर सकते हैं, क्या आपके अखलाक को मेजर कर सकते हैं, लिहाजा इसे असिस्ट किया जाता है और ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं और डेवलपमेंट को असेस करते हैं। तो इस पर जो सवालात पिछले टेट्स में पूछे गए हैं सर, तो उसमें ख़ास तौर पे सवालात ज़्यादा पूछे गए हैं कि ये ग्रोथ का हिस्सा है या ये ग्रोथ का हिस्सा नहीं है, ये डेवलपमेंट का एक हिस्सा है या ये डेवलपमेंट का एक हिस्सा नहीं है। इसी तरह है या नहीं है से ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं पहले टेट से लेके अब तक। अक्सर यहाँ से हमेशा सर 2 सवालात मैं एनालाइज करके देखा हूँ तो यहाँ से बग़ैर ग्रोथ एंड डेफिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डेफिनेशन से लेकर उसके असरात को लेकर हमेशा 2 सवालात पूछे गए हैं। तो मैं आगे बढ़ूं सर, अगर इजाज़त। इसमें जैसे सवाल आता, जैसे आपने कहा है या नहीं जी, 4 जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है उसमें 4 ऑप्शन हैं की तरफ ले जाते हैं, यानी पूरे, और उसके अंदर एक होता है नहीं का। हम ये समझते हैं कि ये 4 में से ही उसका जवाब हो, लेकिन वो नेगेटिव क्वेश्चंस या नेगेटिव आंसर की तरफ ले जाता है। जी, नहीं उसका सवाल का जवाब सही होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें सवालात को एक बार नहीं बल्कि एक और बार समझकर पढ़ने की ज़रूरत है सर। जी। तो अगर सवाल समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली जो 3 रॉन्ग आंसर्स है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं सर की इजाज़त से आगे बढ़ूं और मैचुरेशन की अगर हम बात करें, पुख्तगी की अगर हम बात करें तो इसकी तारीफ आपके स्क्रीन पर है, देखें कि अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्नेटली प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। किसी फ़र्द में पोशीदा जो जिबिल्ली सलाहियतें हैं उसका उभारना और उसको बाहर लाने का नाम ही पुख्तगी है। जैसे अगर हम देखें तो वक्त के साथ साथ जब बच्चा पैदाइश के बाद
क्रीपिंग हो या क्रॉलिंग हो या किसी चीज़ को पकड़कर खड़े होना हो या चलना हो, तो ये तमाम चीज़ें पुख्तगी की तरफ उसे ले जाती हैं। अंदरूनी तौर पर उसके अंदर से निकलने वाली जो सलाहियतें हैं ये उसको आगे की जानिब ले जाती हैं। लेकिन दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि ये मोटर डेवलपमेंट है। जी हाँ। और दूसरा मोटर डेवलपमेंट में जब हम टीचिंग लर्निंग की तरफ अगर देखते हैं तो इट इज ए कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड अवर मजल्स। जी हाँ। ये जब मैच्योरेशन बच्चे के, समझे कि अगर कोई हम अभी इब्तिदा में लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर उसे लिखाना चाह रहे हैं, तब अगर उसे मैच्योरिटी है तो वो कलम पकड़ना जानता है और उसको स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ आसानी से लिख सकता है। तो मैच्योरेशन का ताल्लुक गहरा होता है लर्निंग के अंदर। ये हमारे लिए जानना इसलिए भी जरूरी है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन अगर देखेंगे हम, व्हाई इट इज नीड टू ए टीचर, क्यों इसको जरूरत है, तो मोटर डेवलपमेंट के साथ किस तरह के, वैसे नीड के हिसाब से एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट we should provide an opportunity to learn in students। जी हाँ सर, तो यहाँ पर सर की बात को मैं लेते हुए आगे बढ़ूँ तो सर ने जो कहा है कि जो मोटार डेवलपमेंट है तो वो दो तरह का है, एक फाइन मोटार और एक ग्रॉस मोटार, जिसमें इसको सिंपली अगर हम देखें तो जहाँ पर हमारे जो स्मॉल मसल्स यूज़ होते हैं, छोटी मसल्स जहाँ यूज़ होती हैं, कढ़ाई, सिलाई, लिखाई या किसी चीज़ की ग्रिप है, तो ये फाइन मोटार स्किल्स है। जहाँ पे हमारे बड़े मसल्स यूज़ होते हैं वो ग्रॉस मोटार स्किल्स कहलाएंगे, ग्रॉस मोटर कहलाएंगे। तो ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन दरअसल ये तमाम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर एक दायरे को आप डेवलप, एक छोटा सा नुक्ता होगा वो ग्रोथ होगा, जो एक सर्टेन एज पे रुकेगा, लेकिन डेवलपमेंट ताहयात जारी रहने वाला अमल है। तो ये जो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैच्योरेशन में हैं, जो बग़ैर किसी ट्रेनिंग के आ जाते हैं, 2000 क्रीपिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, लेकिन वो चीज़ें जो बग़ैर सीखे के नहीं आती हैं, जैसे स्विमिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है या दूसरी चीज़ें हैं, इन्हें सीखना पड़ता है। तो मैं सर की इजाज़त से आगे बढ़ूँ सर, तो एक और यहाँ पे हमारा ये पहला टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो नशोनुमा के जो उसूल है, ये स्लाइड पे आप देखें तो 4 जो अहम उसूल हैं नशोनुमा के, वो है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, एंड लास्ट में हम बात करेंगे लॉस ऑफ डेवलपमेंट की। तो आइए डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस में अगर हम देखें तो नशोनुमा तब्दीली चाहती है। तो ये जो भी तब्दीली है ये 2 तरह की चीज़ों से हम यहाँ पर देखते हैं कि तब्दीली के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम बाबा मैस्लो का एक छोटा सा देख लेते हैं डेफिनेशन, कि उन्होंने क्या कहा था कि मैस्लो सजेस्ट दैट ऑल इंडिविजुअल्स have an inbuilt need for personal development which occurs through a process called self actualization। जी हाँ, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के से गुजर कर हमारे अंदर इनबिल्ट खुदादाद सलाहियतें होती है जो हमें डेवलपमेंट की तरफ उभारती हैं, आगे ले जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक और भी डेफिनेशन यहाँ पे देख लें जो मिल्टन का है, आपके स्क्रीन पर देखिए, तो मिल्टन क्या कहते हैं कि द चाइल्डहुड शोज द मैन एज द मॉर्निंग शोज द डे। यहाँ पे थोड़ा सा पोएटिक वे में उन्होंने कहा है कि जैसा कि जो बच्चे का जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, तो वो उसके मैन बनने तक उस पर असरअंदाज होता है कि उस चाइल्डहुड में उसके साथ क्या हुआ, वही परसेप्शन लेके वो आगे बढ़ता है। जैसे एक सुबह हमें बताती है कि दिन कैसा होगा, तो द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंस और ऑफ एनवायरनमेंट इन फैमिली, जैसे फैमिली में, स्कूल में, एरिया ऑफ लिविंग में जहाँ पे वो रहता है, जिनके साथ सफ़र करता है, तो वो तमाम जो तजर्बात हैं वो उसके परसेप्शन को बनाती हैं ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, और वही उसके डेवलपमेंट पर रास्त असरअंदाज होता है।
तो एक और भी यहाँ पर सिगमेंट फ्रूड और एरिक्सन का उन्होंने क्या कहा था देख लेते हैं कि बेबीहुड इज़ द टाइम ऑफ ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट। जी हाँ, इस पर हर बार ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट पर सलाउद्दीन सर हर बार सवालात पूछे गए हैं कि बच्चे को अगर बचपन में हम कोई चीज़ चॉकलेट दे रहे हैं तो वो लेकर अगर वो उसको ले लेता है तो खुशी का इजहार करता है, या तो वो जो शख्स उसको बार रहा है और उसकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है तो उस पर बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड होता है और उस पर एतमाद में इजाफा होता है। तो यही चीज़ वो को एरिक्सन और सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं ट्रस्ट। और डिस्ट्रस्ट यही है इसके अंदर कि अगर बच्चे को कोई चीज़, कुछ लोग करते हैं कि कोई वही चॉकलेट की अगर हम मिसाल लें तो चॉकलेट देने के बजाय उसे सता कर वापस ले लेते हैं, तो वहाँ पर बच्चा उस शख्स के ताल्लुक से डिस्ट्रस्ट का शिकार होता है और वो उस पर भरोसा या एतमाद नहीं करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि तालीम में, जैसे कि शायर साहब ने बताया, किसी चीज़ का देना जी, जब वो मसरत का इजहार करता है, बेशक तो उसी तालीम के हमारे इस टीचिंग लर्निंग फील्ड के अंदर बच्चे में अगर उसके डेवलपमेंट को बिल्डअप करना है जी हाँ, तो हम वहाँ पर उसके लिए रिवार्ड्स, मुख्तलिफ रिवार्ड्स का, अगर वही पर जब वो डिस्ट्रेस हो रहा तो हाँ, उसको पनिशमेंट कहलाएगा जी। तो बच्चे को अगर हम उसकी खुशी और मसरत के लिहाज से, उसके इंटरेस्ट के लिहाज से और उसके दिलचस्पी को आगे बढ़ाने के लिए, ये दिलचस्पी के लिए नशोनुमा का यानी फ़रोग़ देना इसमें शामिल है। जी बेशक सर, बहुत शुक्रिया। एक और पॉइंट यहाँ पर हम अगर देखें स्क्रीन पर तो डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो जो हमारा नशोनुमा है ये क्या है, एक प्रोडक्ट है मैचुरेशन, जैसा कि हमने अभी तारीफ देखी है, और इक्तिसाब और पुख्तगी का जो प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट है। तो एक्टिव, एक और बात यहाँ पे स्क्रीन पर है, तो एक्टिव फीटसेस अक्वायर स्किल्स इन अर्ली एजेस। जो एक्टिव फीटस होंगे तो वो जब बाहर आएंगे तो वो जल्द से जल्द उनकी मतलब सीखने की जो रफ्तार होगी वो रफ्तार कंपेयर टू अदर्स थोड़ी सी इजाफा होगी, और उनमें जो स्टिमुलस वाला पार्ट होगा, किसी चीज़ को मुहीज लेकर उस पर रद्दअमल करने वाला पार्ट, वो ज़्यादा होता है। तो इसमें जो माँ बाप के ताल्लुक से जो जेनेटिकली जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो भी एक बड़ा रोल अदा करती हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। तो मैं उस बारे में आपसे जानना चाहूँगा सर। क्योंकि जनीनियात का माहिर जो मेंडल, ग्रेगर मेंडल जी, वो मटर के पौधों पर वो तजुर्बा करता है जी कि किस तरह अपने माँ बाप अजदाद के जो सिफात हैं उसके अंदर फैलते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं जी, जैसे कि उसका रंग, रूप और उसका बोलना, आवाज़, इसके साथ साथ उनकी जो सलाहियतें हैं, उनके माँ बाप की जो सलाहियतें हैं वो भी मुंतकिल होती हैं। लेकिन बाद में कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने अपनी बात को ये बताया कि इसके साथ साथ जनीनियात के यानी तवारुस के साथ साथ माहौल का भी कुछ हद तक उस पर असर होता है, उसको बदलने में कारगर होता है। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट में यानी जो ये बताया गया है, आपके जो अल्फाज बताए गए हैं कि वो इसको हू बहू यानी उसके लिए मौजू और मुवाफिक साबित हो सकता है। यहाँ पर सवाल इस बारे में पूछे जाने के चांसेस किस हद तक होंगे सर? अब इस तरह से कि मैचुरेशन का ताल्लुक जी यानी एक बच्चे के लिए जी कि कहाँ तक ज़रूरी है जी जी, क्या हम उसके मैच्योरिटी से बढ़कर जी या उसके बालातर होकर वैसे सवालात उसको दे सकते हैं? क्या निसाब में को इसमें शामिल कर सकते हैं? जी जी, नहीं कर सकते। उसके लिहाज से ही हम उस पर मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद उसकी नीड्स और उसके इंटरेस्ट और सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से वैसे यानी निसाब में उसमें उमूर शामिल किए गए हैं, और वैसे ही एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसका, हाँ, ये बहुत अहम है, ये तमाम चीज़ें उसमें वैसे सवालात उसमें पूछे जाते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये डायरेक्ट हमको डेवलपमेंट का ये स्टेज क्या है, वो नहीं, बल्कि ये डेवलपमेंट के साथ साथ निसाब की तदवीन में वो कहाँ तक उसका कारामद वो उसूल इसमें अपनाए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। इस चीज़ को नाजरीन आप मद्देनज़र रखें, और सर बार बार कह रहे हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे,
उसी को मद्देनज़र रखकर सवाल हमेशा तरतीब दिए जाते हैं। इसको अगर हम आम ज़बान में कहें तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम इसे कहते हैं। जी हाँ सर, तो अब आपके स्क्रीन पर एक और स्लाइड है, देखिए। तो यहाँ पर जो चौथा उसूल है सर, वो लॉ ऑफ डेवलपमेंट में, तो यहाँ से हमेशा सवाल पूछे गए हैं कि सिफालोकॉडल प्रिंसिपल और प्रॉक्सिमो डिस्टल और प्रॉक्सिमो कॉडल प्रिंसिपल। तो सिफालोकॉडल प्रिंसिपल क्या है? तो अगर हम देखें यहाँ पर कि जो हमारा सर है, नशोनुमा सर से शुरू होकर नीचे की जानिब जो जाती है, ये सिफालोकॉडल प्रिंसिपल है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या है कि जो इस जानिब यानी दरमियान से शुरू होकर आगे की जानिब, इस जानिब जो जा रही है या हमारे पिछले हिस्से से जो वर्टिब्रल कॉलम से आ रही, तो इस ऐसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो जो एरो मार्क्स आपको बताए गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे, सर से नीचे की जानिब जो नशोनुमा होती है हमारी, सर से शुरू होकर टॉप टू बॉटम जो जाती है, इसे कहेंगे सिफालोकॉडल प्रिंसिपल, सरतापा। जी हाँ सर। और यहाँ पर अगर हम प्रॉक्सिमो डिस्टल को देखेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, यानी अगर हम देखें तो आर्म है यहाँ पर, हमारा जो हाथ है, बाजू है, तो ये पहले होगा, फिर हाथ होगा, फिर ये जो पाम हथेली है, फिर आगे जाकर उंगलियां। तो इस तरह से सेंटर से शुरू होकर ऐसा जाने का जो अमल है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा। तो पहले हम देखते हैं हमारे घरों में, जी सीडीपी कुछ भी नहीं है। आपके ऑब्जर्वेशन को आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आपको सिफालोकॉडल प्रिंसिपल समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो जैसे सर 6 था 12 महीने तक का जो बच्चा है, अगर हम उससे पहले अगर देखें तो बच्चा 2 महीने में सर का कंट्रोल हासिल करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कांधों से जब ज़रा नीचे की जानिब आएगा तो वो क्रॉलिंग होगा, और क्रीपिंग होगा, घिसटते हुए जाना, लड़खड़ाना, किसी चीज को लेकिन किसी चीज के पकड़ कर खड़े होना, कैसे फिर वो अपने आप को जी ठहर सकेगा, तो आखिर में अपनी बॉडी पे कंप्लीटली कंट्रोल हासिल कर लेगा। तो ये जो अमल हो रहा है, यही तो सिफालोकॉडल प्रिंसिपल है। इसमें एक और बात पिन्हा ये है कि इस तरह से क्यों हो रहा है, हेड उसके बाद नीचे, तो इसका जवाब यही है कि ये जो माइलिनेशन का जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम पर एक शीट आती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। तो वो माइलिन शीट नर्वस सिस्टम पे पैदाइश के बाद आती है इंसानों में, और जानवरों में पैदाइश से पहले माँ के कोख में ही वो माइलिनेशन प्रोसेस हो जाता है। तो अगर डेवलपमेंट में ये माइलिनेशन प्रोसेस अगर ना हो, पैदाइश के बाद मैचुरेशन की वजह से बात की थी हमने, तो अगर ना हो तो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, और बच्चा जो 2 साल में सलाहियतों का हुसूल उसे करना होगा, वो डिले होगा 4 साल में करेगा सर। तो ऐसे बच्चों को हम यानी स्पेशल एजुकेशन फराहम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि ये बच्चों को हम मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। जी। इसके लिए हुकूमत की जानिब से, मरकजी से हुकूमत और रियासती हुकूमत इनके लिए अलहदा स्पेशल एजुकेशन फराहम कर रही है। जी सर। अभी हमारे इस टीचिंग लर्निंग में इंक्लूसिव एजुकेशन यानी इसमें शामिल किया गया है, मशमूली बच्चे इसमें शामिल है। इसके लिए इदारा हमारे तेलंगाना के अंदर मौजूद है, सिकंदराबाद के अंदर, नीम के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो ऐसे जो बच्चे बाय बर्थ यानी जो जिनका जसामत यानी ज़ाहिरी उनका ग्रोथ भी कम होता है, और उनका मानसिक यानी जहनी ग्रोथ भी, और उनका IQ लेवल यानी एक साधारण एक मामूली बच्चे से कम होता है। जी बहुत शुक्रिया सर। तो मैं सर की इजाज़त से आगे बढ़ूँ, तो अगर हम देखें तो वो फैक्टर्स है, अगला जो हमारा टॉपिक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। तो वो कौन से अवामिल हैं जो डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं? तो वैसे तो कई अवामिल हैं जो डेवलपमेंट या नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन अगर हम उसे सम अप कर लें तो हमें 2 अवामिल ख़ास तौर पे नज़र आते हैं। नंबर 1 है तवारुस और दूसरा है माहौल या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
तो अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को अगर हम थोड़ा सा खोल कर अगर एक्सप्लेन कर लें, तो जो भी हेरिडिटी एक्सप्रेस इन टू वेज, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यहाँ पर देखिए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यहाँ से हर बार सवाल आया है, इसको आप बगौर मुशाहिदा करें, अगर हो तो वीडियो को पॉज करके इसे दोबारा भी आप देख सकते हैं। तो जो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप इज द जेनेटिक मटेरियल वी गेट फ्रॉम पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से हम में आने वाला जो जीनियाती मादे हैं वो जेनेटिक मटेरियल है, इसे जेनेटिक हेरिटेज भी कहा जाता है। यानी वो तमाम जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं तो वो जीनोटाइप कहलाएंगे, जैसे इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, मेमोरी, रिमेंबरिंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटीज़, और इसको असेस्ड किया जाता है। लेकिन अगर फिनोटाइप को अगर हम देखें तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप इज द वे एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप इज एक्सप्रेस, यानी जीनोटाइप का इजहार ही फिनोटाइप है। जैसे फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, एज है, हाइट है, वेट है, स्किन कलर है, आई कलर है, हेयर कलर है, और ये तमाम चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। तो दूसरे माने में आपको रोक रहा हूँ, दूसरे माने में जो जीनोटाइप जो नुकात हम आपके सामने दोहराए वो इनहेरिटेंस, जी हाँ, यानी बाय बर्थ अपने आबा अजदाद से, माँ बाप से हासिल मुंतकिल होके आते हैं। जी सर, तो बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे इसको गौर से देखें आप, और इसके बाद हम एक और चीज़, ये दोनों चीज़ों में से अभी हमने जो बात की थी हेरिडिटी की, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को अगर हम देख लें तो माहौल एक बहुत ही वाइटल रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। तो अगर माहौल में तब्दीली हो तो वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट की तरफ भी बच्चे को ले जाएगी सर, और नेगेटिव माहौल अगर हो तो वो उधर चला जाएगा। तो माहौल इतना अहमियत रखता है, क्योंकि ये दो फैक्टर्स पर सवाल हमेशा टेट में पूछे गए हैं। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग लीड्स टू पॉजिटिव सिटीजन और पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। अगर वही अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग या पॉजिटिव स्कूलिंग या की तरफ से माहौल उसको पॉजिटिव मिले तो बच्चा एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनकर उभरता है। वही अगर उसके मुखालिफ माहौल मिले तो उसके इम्बैलेंस पर्सनालिटी बनने के ज़्यादा इम्कानात हैं। तो सर जो माहौल के जो चेंजेस होंगे, क्या वो डेवलपमेंट के डायरेक्शन को भी तब्दील कर सकते हैं? बराबर, जरूर। क्यों जी? इसलिए कि डेवलपमेंट का इन्हिसार उसकी पुख्तगी से रहा, और एक पॉजिटिव जो वे है वो दूसरे पॉजिटिव वे की तरफ जाता है, यानी दूसरे एक मुस्बित कदम दूसरे मुस्बित की कदम की तरफ ले जाता है। यानी उसका एक मॉरल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट है। जब वो अब इब्तिदा में अगर देंगे तो बच्चा क्या है, कोई किसी चीज को हासिल करने के लिए रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर एक डेवलपमेंट पुख्तगी की हद तक आ जाती है तो वह जब ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी मेरी जरूरत को ये चिल्लाने रोने से हासिल करूं, बल्कि वो धीरे धीरे वो चीजें, वो जज्बाती वो जो चीजें उसकी जो थी वो गायब हो जाती हैं। फिर उसके साथ साथ क्या है, वो नशोनुमा पाकर यानी उन चीजों को, वो जो उसके जो हरकत व सकनात थे वो बदलता जाता है। तो दूसरे यानी मानों में हम क्या कहेंगे कि डेवलपमेंट का एक मुस्बित अमल या उसकी ये जो हरकत है वो आगे दूसरे मुस्बित ज़ायरे के साथ साथ वो नशोनुमा को एक पुख्ता बनाती है और एक डायरेक्शन देती है, और उसका इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब दूसरे मानों में हम कहेंगे जैसे वो अपनी जो सीखी हुई चीज को और पुख्ता बनाता है और डेवलपमेंट में नशोनुमा में उसको फरोग देता है। जी बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी अहम नुक्ते पर आपने रोशनी डाली। हम आगे बढ़ते हैं, एक और जो टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, इसको देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो नज़र आ रहा है इसको देख लें आप। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट 5 हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट से शुरुआत करें तो आप देखिए कि कैटरपिलर का एक बटरफ्लाई में तब्दील हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। एक छोटे से बीज का एक फलदार दरख्त में तब्दील हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। और एक
ओवा का फर्टिलाइजेशन के बाद एक नवजायद बच्चे में तब्दील हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। जी, मॉर्यूला वहाँ से होते हुए एक नवजायद बच्चा बन जाता है। तो अगर हम इख्तिसार से कहें तो इट मीन्स डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। तो यहाँ पर जो फिज़िकल डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, एक जो आम हिंदुस्तानी बच्चा होता है उसकी जो वेट होगा बर्थ के वक्त, पैदाइश के वक्त 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक वो पैदाइश के वक्त होगा। और उसकी जो लेंथ होगी, यहाँ पे एक पॉइंट पूछा गया था टेट में सवाल के, नवजायद बच्चे की जो हाइट होगी वो कैसे नापी जाएगी। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर में उसकी जो है लेंथ नापी जाएगी, वो कितना लंबा है। तो ये सवाल पूछा गया था सर। और जो शुरुआत में बच्चे का पैदाइश के बाद सर बड़ा होता है, फिर धीरे 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 वो निचले जिस्म के साथ साथ जो सदर वाला हिस्सा होता है वो उससे बैलेंस होता हुआ जाता है। तो जो स्पीड और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है सर, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इस पर भी सवाल पूछा गया था कि जो स्पीड एंड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पूरे जो लाइफ साइकिल में क्या यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो बाज़ में रैपिड होता है और बाज़ में किसी बीमारी या माल न्यूट्रिशन या कोई कमी की वजह से उनका इस पर वो पैटर्न वहाँ पे चेंज हो सकता है। तो और जो डेवलपमेंट है पैदाइश के बाद बहुत रैपिड या तेज़ी से बढ़ता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाता है। तो जो बच्चे का जो वेट है तो वो पहले 4 महीने में डबल हो जाता है। यानी उसके लिए एक पैमाना हम नापते हैं हमारे मदारिस के अंदर। जी सर। जैसे हम क्या कहेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। जी, बॉडी मास इंडेक्स। जी हाँ, BMI। जैसे उसकी हाइट कैसे बढ़ती जाती है, उसका कद और उसकी जसामत, तो इसका इम्प्लीकेशन भी हमारे टीचिंग लर्निंग के अंदर बहुत असरअंदाज करता है। जी तो ये तो एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था पिछले टेट में कि अगर पहले 4 महीने में 3 किलो का बच्चा 6 किलो हो जाएगा, तो उसके बाद जो अगले 4 माह है उसमें 6 का 12 हो जाएगा, क्या उसके बाद का जो अमल है तो यानी 12 से 24 हो जाएगा क्या? तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हाँ डबल होता जा रहा है, हो जाएगा। लेकिन जो 8 माह के बाद ये जो अभी जो हमने कहा था कि जो पैटर्न जो रैपिड ग्रोथ धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, तो जो 12 से 24 महीने के दरमियान वो जो डबल होने का अमल है वो नहीं होगा। ठीक है। तो उसके बाद एक और पॉइंट, जैसा अभी सर ने कहा था कि बैलेंस डाइट अगर बच्चे को ना हो तो उसके स्ट्रॉन्ग असरात होंगे उसके डेवलपमेंट पे। तो अगर अगला प्रोग्राम में सर को इजाज़त से आगे बढ़ूं, मोटार डेवलपमेंट जो है, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर देखिए कि जो बच्चे का लोकोमोशन या उसका जो नखलो हरकत, जी हाँ जज़ाकल्लाह सर, तो 6 से 8 महीने किस तरह होगा। तो यहाँ से सवाल पूछे जाने के चांसेस क्या हो सकते हैं, मैं सर से जानने की कोशिश करूँगा सर। मोटर डेवलपमेंट का जो ताल्लुक़ है, जैसे कि उसकी उम्र के लिहाज से जब उसमें पुख्तगी आती है, जी सर, तो कैसे वो अपने माहिराना सलाहियत को उसमें अपनाता है। जी सर। अब जैसे कि ड्राइंग है, मैनिपुलेशन है, जी, मैप पॉइंटिंग है, ये विदाउट मोटर डेवलपमेंट के इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट का यानी मोटर डेवलपमेंट का निसाब के साथ तालीमी जो सरगर्मियां हैं उसमें हम शामिल कर सकते हैं। जी जी। तो जैसे कि 6 से 8 महीने में सर ने कहा है कि क्रीपिंग से क्रॉलिंग, क्रॉलिंग से होल्डिंग, होल्डिंग से स्टैंडिंग, स्टैंडिंग से वॉकिंग विद अडल्ट्स, फिर उसके बाद वॉकिंग इंडिविजुअली, वॉकिंग बैक एंड फ्रो, आगे से आगे जाना और पीछे आना। तो ये तमाम चीज़ें एक तरीक़े एक पैटर्न में हो जाएंगी, लेकिन नए मोटार स्किल्स हासिल करने के लिए, जैसे कि बॉक्सिंग है, हॉपिंग है, स्किपिंग है,
तो इनके लिए इंस्ट्रक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन के बगैर इनको हासिल नहीं किया जा सकता। ये जेनेटिकली बच्चे में खुद ही से नहीं आ सकती हैं, ये इसका उसूल कहता है। तो अगर हम आखिरी चीज़ अगर ले लें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर इदराकी नशोनुमा, तो मैं सर से कहूँगा कि इस पर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें तो हम और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे सर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो ताल्लुक है वो है न्यूरॉन से, असाब से, दिमाग का जो हिस्सा है जी। जिस तरह से इंसानी जिस्म का एक यूनिट है जिसे हम सेल कहेंगे, तो ये दिमाग का जो हमारा जो अहम पार्ट है वो है न्यूरॉन जी। तो इसके लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो नजरियात पेश करे जैन पियाजे जी, ये इन्होंने किस तरह से इसको यानी फरोग पाया जाता है, कैसा डेवलपमेंट होती है ये इसके अंदर, और दोनों जिन्स के हिसाब से यानी लड़का और लड़की में किस तरह से वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिसका उसमें अलग अलग मदारिज में उसको तफसील से बताया गया है, ताकि ये उनका कॉग्निशन, उनका परसेप्शन, यानी वो जो सलाहियत है थिंकिंग, रीजनिंग, ये तमाम चीजें फरोग पाए। तो पियाजे के मुताबिक ये कैसे फरोग पाती है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो चीज इसके अंदर शामिल की गई। ये इट इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। जी जी बिल्कुल सर। तो और एक और जो टॉपिक है हम यहाँ पर ले लेते हैं, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जो आपके स्क्रीन पर आप देखें कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो किसी तरह के डर और खौफ का इजहार नहीं करते शुरुआत में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट फ्यू वीक्स के बाद, कुछ महीनों के बाद वो खुशी, गम और गुस्से को सीखते हैं। और यहाँ से एक सवाल पूछा गया था सर कि सोशल स्माइल क्या है। तो जो माँ को देखकर पहली स्माइल 6 से 10 हफ्ते में, याद रखें 6 से 10 हफ्ते में माँ को देखकर जो नन्हा बच्चा मुस्कुराता है वो पहली स्माइल को कहा जाता है। जी हाँ, पहली सोशल स्माइल, समाजी मुस्कुराहट। जी जी, समाजी मुस्कुराहट। जी हाँ सर। तो बच्चा जब 8 से 12 महीने का होगा तो वो फियरफुल होना शुरू हो जाएगा, और आप देखते हैं कि माँ की गोद से जो अनजान लोग होते हैं, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनके पास जाने से वो कतराता है। ये यहाँ से पूछ सकता है, देखिए कि 8 से 12 महीने के दरमियान। तो उसके साथ ही साथ जो वो स्कूल जाएगा, प्राइमरी स्कूल में जब जाएगा, तो वो वहाँ पर एम्पैथी या सिंपैथी सीखेगा। साथ ही जो मिडिल स्कूल में जब होगा वो, तो वहाँ पे दोस्त बनाना, दोस्ती किसे कहते हैं, वो यूँ समझिए कि अपर प्राइमरी से अपर प्राइमरी की जानिब जाते हुए वो दोस्त बनाता है। और जब वो हाई स्कूल के बाद के जो उसका मदारिज होंगे, तो वो वहाँ उसके बाद जब वो एडोलेसेंस को या बलूगियत को पहुँचता है, तो बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो रोमांस वाला मादा उसको एडोलेसेंस के वक्त उसके जहन में आता है। लेकिन एक बात यहाँ पर हमेशा ये तमाम मदारिज के साथ, यानी प्री स्कूल से एडोलेसेंस तक, एक चीज़ जो इन तमाम स्टेजेस के साथ शाना बशाना चलती है वो है उसका गुस्सा। तो ये मैं कहूँगा जो उसके बचपन का जो हिस्सा होता है, जो डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा होता है, जी, जी, और जल्द होता है, रैपिड होता है, और एक दूसरे से जल्द मानूस होते हैं। जैसा कि आपने कहा, माँ का गोद जल्द पहचान लेता है, दूसरों से कतराता है जी। तो ये जब प्री स्कूल उसका जब वक्त आता है, तो वो बहुत बड़ा उसका ग्रुप का, जिसे हम पीयर ग्रुप कहेंगे। हाँ जी हाँ, हाँ, ये पीयर ग्रुप, हम उम्र बच्चे। तो अब इसके अंदर क्या है, वो अपने से दूसरे से आसानी के साथ में उनके हरकत सिखना और उनकी लैंग्वेज, हम कहेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा है, जो अपने हम उम्र पीयर ग्रुप्स में वो एक दूसरे को अपने जज्बात और एहसास को वो बांटता है और वो सीखता जाता है। जी बेशक सर। हम आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक ले लेते हैं, जो आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हमारे एक और टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हासिल होगा। तो 4 चीज़ें हैं जिससे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं, हमारी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1 है फोनोलॉजी। यहाँ से सवालात हमेशा पूछे गए हैं, इवन इंग्लिश में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं सर।
फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी है साउंड्स का नाम। दूसरा है सिमेंटिक्स यानी एनकोडेड मीनिंग, यानी उन साउंड्स के मीनिंग क्या है उसको एनकोड करना। और उसी तरह सिंटैक्स है द वे इन विच वर्ड्स आर कंबाइंड, यानी अल्फाज किस तरह से कंबाइंड होते हैं और उसको समझना सिंटैक्स कहलाता है। और आखिर में प्रैग्मेटिक्स ये है कि द नॉलेज हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जैसे कि एक जुमला है कि आई एम ईटिंग डेट्स, जी हाँ मैं तारीखें खा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि इसका यहाँ कॉन्टेक्स्ट को समझेगा बच्चा कि मैं खजूर खा रहा हूँ। तो डेट के जो सिमिलर मीनिंग को वो उस कॉन्टेक्स्ट को, लैंग्वेज को कहाँ यूज़ किया गया है, यही प्रैग्मेटिक्स है। तो अगर हम इसका पैटर्न देखें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, तो शायद साहब मैं एक बात कहूँगा, जैसे कि फोनोलॉजी, जी जी सर, ये साउंड का मुताला, तो लैंग्वेज डेवलप सबसे पहला जो यानी इफादी मकासिद जिसे हम कहेंगे LSRW, जी, ये साउंड के साथ वो लैंग्वेज लर्न करता है। बेशक तो जैसे उसे आवाज सुनने, यानी जितना सुनना, LSRW यानी लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जी बिल्कुल सर। लिजनिंग इज ए फर्स्ट पार्ट। जी सर। जब वो उसको हम सुनने के मौके फराहम करेंगे तो वो उसके लैंग्वेज खुद ब खुद वो डेवलप, एक के बाद दीगर डेवलप होता जाती है, जी, डेवलप होती रहती है। तो ये फोनोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डिड स्टडी अबाउट द साउंड्स। बिल्कुल सर। तो एक और चीज़ यहाँ पर हम ले लें कि जो स्पीड और पैटर्न होगा डेवलपमेंट का यहाँ पर, कि एट द एज ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का जब बच्चा होता है वो ऊ साउंड करता है और गेज कपलिंग होती है। गेज कपलिंग क्या यानी आई कांटेक्ट बिटवीन मदर एंड चाइल्ड को गेज कपलिंग कहते हैं। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो और एक चीज़ जो वो यहाँ पर देखता है कि इकोलेलिया यानी रिपीटिशन ऑफ स्पीच बाय चाइल्ड लर्निंग टू टॉक। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे बा बा, मामा मा, डा ये करते हैं, तो इस अमल को इकोलेलिया कहा जाता है। और एट द एज ऑफ 6 मंथ चाइल्ड लर्न रिसेप्टिव लैंग्वेजेस, यानी जो लैंग्वेज घर में बोली जा रही है या उसके माहौल में बोली जा रही है उसे रिसीव करना शुरू करता है। और 1 महीने के बाद उसकी वोकैबुलरी में बेपनाह इजाफा होता है। और 1 साल के बाद तो इसे कहेंगे वोकैबुलरी एक्सप्लोजन। और इसी तरह 2 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो वो वर्ड एक्विजिशन और जो क़वायद ग्रामर के साथ उसको समझना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ उसकी जो वोकैबुलरी है 18 महीने में 20 अल्फाज से शुरू होकर 21 महीने में 200 अल्फाज तक पहुंच जाती है। और 3 साल की उम्र तक वो यानी पेचीदा जो जुमले होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बोलना शुरू करेगा। और 5 साल की उम्र तक उसकी जो लैंग्वेज है बिल्कुल अपने बड़ों की तरह वो हो जाएगी। जैसे कि स्कूल का होमवर्क है, उसको किस तरह से कि कौन सी टीचर ने क्या दिया है वो उसको नैरेट करेगा। साथ ही साथ एक स्टोरी को शुरू से आखिर तक बोलने के काबिल हो जाएगा। और 9 साल की उम्र को पहुंचने तक वो टेक्स्ट बुक और ऑथर का पर्सपेक्टिव समझ जाएगा। तो 9 साल की उम्र में सर क्या बच्चा शायर क्या कह रहा है वो क्या सीखने के काबिल हो जाएगा? ज़रूर, क्योंकि जब उसके बुनियादी जब यानी जो हुर्फ है, यानी इफादी मकासिद जब पूरे होते हैं तो वो अदब की तरफ आगे बढ़ता है। जी सर। यानी कौन से अल्फाज उसको कहानी में मिले, छोटी छोटी नज़मों में मिले, शायर का तखय्युल क्या बता रहा है, तो वो उसके तखय्युल से वो अपने तखय्युलात में इजाफा करता है। तो वो भी उस पोएट्री को या जुबान को या उसके कहानी के मतन को आसानी से समझना शुरू कर देता है। और उसके साथ साथ वो खुद भी छोटी कहानियां बनाने लगता है। हाँ, खुद से कहानियां खुद की कहानियां भी बनाने लगता है। तो वो वहां से उसकी यानी क्या कहेंगे लैंग्वेज की एक्यूरेसी और स्पीड में इजाफा होता है। जी बहुत शुक्रिया सर, वक्त का तकाजा है। एक लास्ट हम स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज एक्विजिशन पर स्किनर ने क्या कहा, पिंकर और चॉम्स्की क्या कहते हैं। तो चिल्ड्रन कॉपी द साउंड एंड वर्ड्स दे हर्ड फ्रॉम एडल्ट्स। तो ये स्किनर कहते हैं कि जो अपने बड़ों से जो चीज़ें सुनते हैं वही वो
कॉपी करते हैं, ये स्किनर कहते हैं। और अगर हम पिंकर की बात करें तो ह्यूमंस आर बॉर्न विथ इननेट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इननेट हो गया है, वो इननेट है। अंदरूनी जो कैपेसिटी होती है, अंदर से जिबिली सलाहियत होती है वो लर्निंग के लिए, ये कहते हैं पिंकर। और चॉम्स्की क्या कहते हैं कि ऑल लैंग्वेजेस, यहाँ से देखिए अक्सर सवाल यहाँ से हमेशा पूछा जाता है चॉम्स्की के पास से कि जो यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, यानी लैंग्वेजेस का वो पार्ट जो तमाम लैंग्वेजेस में एकसा होता है उसे यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। यानी ऑल लैंग्वेजेस कंटेन सिमिलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर। थैंक यू वेरी मच। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं सर से मोदिबाना गुजारिश करता हूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस या तलबा के दरमियान पाए जाने वाले इनफरादी इख्तलाफात क्या होते हैं और इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें तो मेहरबानी होगी सर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये क्या है, बुनियादी यानी इसको टीचिंग लर्निंग मैदान में यानी इक्तिसाबी मैदान में इसको रीढ़ की हड्डी कहा गया। जी जी सर। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर हम नहीं जानते कि होने वाला, अगर टीचर नहीं जानता तो वो टोटली वो अपने टीचिंग लर्निंग टीचिंग के पेशे में वो अपनी कामयाबी नहीं जाहिर कर सकता। बेशक सर, बिल्कुल। इसलिए कि इसके अंदर दो तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, एक इंटर, दूसरा इंट्रा। जी, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि अगर समझे कि एक बच्चे के अंदर खुद उसकी जो सलाहियत अंदरूनी पाई जाती है, जी जी सर, यानी उसके अंदर यानी उसकी आवाज़ बोलिए या उसके सोचने की, तखय्युल की, या उसके शक्ल की, या उसके परसेप्शन की, इंटरेस्ट की, एटीट्यूड की, नीड्स की, एप्टीट्यूड की, ये उसके अंदर खुद अपनी इनहेरिटेंस सलाहियत होती है। जी जी बिल्कुल। तो बाज जो सलाहियतों को, जो नॉलेज को हम क्या कहेंगे, एक तो जो उसके इनहेरिटेंस में है जी, और दूसरा है जो एक्वायर्ड है जिससे कि वो समाज से सीखता है। अब वो इंट्रा और इंटर में जो उसका जो फर्क ये है कि एक फर्द से फर्द, दूसरे मानों में क्या बोलेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, देयर इज ए क्वाइट डिफरेंट। बेशक सर। इन वेरियस वे, यानी कई माहौल में, यानी कई एस्पेक्ट्स में उसके अलग अलग होते हैं। एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं तो 40 का यानी इनफरादी फर्क अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर हम वक्त वाहिद में एक टीचिंग एक लेसन ले रहे हैं तो हम क्या क्या 40 के 40 एक ही वक्त वाहिद में सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। हर एक तो ये फर्क उसके जनीनियाती तौर पर भी होता है जी। और दूसरा एक्वर्ड उसके यानी माहौल के, समाज के साथ में वो बदलता है जनीनियाती तौर पर। जैसे कि मेंडल ने बताया कि उसके जीन्स, उसके क्रोमोसोम से वो अपने माँ बाप से, अपने आबा अजदाद से मुंतकिल होते हैं, तो अंदरूनी सलाहियतें हैं जी। और उसके इंटर यानी उसका दूसरा जो है इंडिविजुअल डिफरेंस में दुनिया यानी उसके इनफरादी फर्क में उसके अपनी। तो हम क्लासरूम के अंदर यानी कौन से तालिब इल्म को, कौन सा तालिब इल्म अगर देखेंगे तो उसका इंटेलिजेंस भी इसमें कार फरमा होता है। जैसे बिन्नी ने बताया कि उसके मुख्तलिफ दर्जात बताता है जी, उसको अल्फ्रेड बिन्ने और उसके साथ साथ स्टर्न जी, और बिन्ने ने पूरे उसके पैमाना बताया 1 से 0 to 25 गब्बी अहमक। जब बुलंद होकर हम आगे जाते हैं तो 140 जिसका IQ इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट जिसे बोलेंगे, तो एक फर्द से दूसरे फर्द में ये फर्क पाया जाता है। तो उसकी जहानत के लिहाज से, उसके शख्सियत के लिहाज से जब ये फर्क को हम महसूस करेंगे तो जब ये उसके हैबिट्स क्या है, थिंकिंग क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, तो उसके लिहाज से हमारे टीचिंग को किस तरह से मुफस्सर बनाना, क्या व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स, इसको अपनाना हमको इसमें चाहिए। और असेसमेंट कैसे हमको उसमें यानी कैसा असेसमेंट करना है उसका, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती। जी बहुत शुक्रिया सर। एक और टॉपिक है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, शख्सियत की नशोनुमा। तो इस पर भी अगर आप रोशनी डालें तो मेहरबानी होगी सर। जैसे पर्सनालिटी किसी एक
चीज़ का नाम नहीं है। जी आलपोर्ट क्या है, पर्सनालिटी की बेहतरीन तारीफ करता है। जी पर्सनालिटी अगर देखेंगे तो एक लफ्ज से लिया गया जिसे पर्सना कहेंगे। जी ये क्या है, उसका मास क्या, उसकी शक्ल। हाँ जी हाँ जी हाँ ये उसकी शक्ल सूरत उसकी जाहिरी समझेंगे। जी अगर देखेंगे तो उसके पर्सनालिटी के अंदर कई उसके बातिनी पहलू भी उसके अंदर शामिल है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि शख्सियत की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। जी जी यानी हमारे टीचिंग लर्निंग डेवलपमेंट में पर्सनालिटी की यानी बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट उसके अंदर हमारे उसमें शामिल हो। तो यही पर्सनालिटी के मुख्तलिफ जाविये हैं जिससे कि वो यानी बास जो बातूनी होता है, जो ज्यादा बोलता है एक्सट्रोवर्ट जिसे कहेंगे हम, और बास होते हैं इंट्रोवर्ट कहेंगे हम। ये पर्सनालिटी के मुख्तलिफ अकसाम है, यानी अलग अलग है। एम्बीवर्ट्स है, उसमें मेजोवर्ट्स है, जो दो तरह की सलाहियतें इसके अंदर है। और ये जल्द, जैसे एक्सट्रोवर्ट है, दूसरों के साथ में जल्द घुल मिल जाता है। यानी जल्दी अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ वो अपने आप के जज्बात और इजहार एहसासात को उसमें शामिल करता है। तो ये पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में टीचिंग लर्निंग के साथ साथ स्कूल एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा करता है, क्योंकि स्कूल को क्या कहा गया, इट इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द सोसाइटी। बेशक, बिल्कुल सर। ये इसको स्कूल को एक छोटा सा समाज कहेंगे, क्योंकि ये मुख्तलिफ कास्ट, रिलीजन, फेस, रंग, रूप, नस्ल, मजहब, हर तरह का, गरीब, अमीर, ये तमाम के इस क्लासरूम के अंदर पाए जाते हैं। तो इट इज ए मिनिएचर फॉर्म। तो यहाँ पर शख्सियत की बेहतरीन नशोनुमा के लिए हमको चाहिए कि वो ऐसे उसूल अपनाएं, ऐसे एस्पेक्ट अपनाएं, तो उसको हम किस तरह से उसकी बेहतर नशोनुमा शख्सियत की हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे सवालात भी अगर जो आएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखकर आएंगे कि ये इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज़ हैं होते हैं। तो यहाँ से भी एक सवाल पूछा गया था सर। जी। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक है एडजस्टमेंट। मैं सर से गुजारिश करता हूं कि इस पर भी रोशनी डालें। एडजस्टमेंट कहते हैं हम तवाख्वत, यानी हम अपने आप को दूसरों के साथ में हमआहंग होना। हाँ बेशक सर। अब उसके लिए क्या है, अगर कोई एक अच्छा जहन रखता है, अच्छी शख्सियत रखता है, तो वो आसानी के साथ उसमें हमआहंग आसानी से हो जाता है, जल्द एडजस्ट हो जाता है, जल्द दोस्ताना करता है, समाज में मूव होता है आसानी के साथ। और उसके साथ और कई एक एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसे कुछ मसाइल हो सकते हैं, जिसे हम माल एडजस्टमेंट कहेंगे। माल एडजस्टमेंट क्या है, हो सकता है उसको उसके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ उसके मसाइल हो सकते हैं, या वो बाय बर्थ कुछ उसके जहन के अंदर, उसकी शख्सियत के अंदर कुछ नक्स हो सकता है। तो वो अपने आप को क्या है, अलग थलग रखना महसूस होता है, एडजस्ट नहीं हो पाता। तो क्या सर यहाँ पर बैलेंस डाइट है, माल एडजस्टमेंट या है, तो बैलेंस डाइट का या माहौल का इस पर क्या असर हो सकता है सर? जरा बराबर असर होता है, क्योंकि जब उसको माल एडजस्टमेंट जैसे बैलेंस डाइट अगर उसे दस्तयाब ना हो तो उसका क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट भी पूरा नहीं हो पाता, और उसका रास्त असर उसके जहनी नशोनुमा पर भी होता है। हम बाज़ वक़्त ये समझते हैं कि वो फिजिकली तौर पर तो अच्छा सेहतमंद तवाना नजर आ रहा है, लेकिन उसको चंद उसके माहौली या उसके बोलेंगे उसके समाजी अवामिल ऐसे फैक्टर्स है, उसके कुछ हो सकता, या उसे कभी किसी एक ऐसे बड़े हादसे से शिकार हुआ हो, या उसके फैमिली के अंदर कुछ ऐसे मसाइल से गुजरा हो, तो जैसे माँ बाप का छोड़ देना, बिछड़ जाना, या वो कई एक डिवोर्स वगैरह हो जाते हैं, तो वैसे फैमिलीज के बच्चे भी इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं होते। तो वो जो सवाल हम शुरू में हम लिए थे सर कि जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो हमेशा यूनिफॉर्म लेवल पे एक सा नहीं जाता, तो ये बात से यहाँ पे ये चीज़ आपने साबित की है कि जो माल एडजस्टमेंट और बैलेंस डाइट की वजह से फिजिकल और मेंटली बच्चे अगर डिस्टर्ब हों तो इन बच्चों का डेवलपमेंटल पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर से सवाल बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, यानी ऐसे जो मसाइल से दो चार हैं, हो सकता है अब जैसे कि शख्सियत के लिए मुख्तलिफ किस्म के हम कमरे जमात के अंदर रिकॉर्ड्स हम रखते हैं, जिसमें एक एनेक्डोट्स है, यानी अगर ये बच्चा वो कुछ अगर ऐसे हरकत महसूस हो रहा है तो उसके व्हाट आर द काजेस, उसके वजह क्या है,
उसको हम वहाँ नोट डाउन करेंगे। तो उसी से रिलेवेंट जो हमारा अगला टॉपिक है, जो इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज और केस स्टडीज, तो ये उसी से रिलेवेंट टॉपिक है आई थिंक सर। बिल्कुल वही तो रिलेवेंट मैं है। चाहूँगा कि आप इस पर भी थोड़ा इख्तिसार से रोशनी डालें। अब देखेंगे हम डेवलपमेंट में, शख्सियत की डेवलपमेंट में इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? टू लुक इन इट सेल्फ, जी यानी अपने आप में देखना और उसको इजहार करना, जी वो इंट्रोस्पेक्शन। उससे उसकी शख्सियत की, उसके मसाइल को सामने आ जाते जी। हैं। और बीइंग ए टीचर, ऑब्जर्वेशन, जी हम मुशाहिदा कुनिंदे हैं जी। कि तलबा के अंदर जो हम देख रहे हैं, जिसका मुशाहिदा कर रहे हैं, तो उस पर यानी किस तरह से हम उसको उसके नीड पर जी उसकी सर। के इनरिचमेंट या टीचिंग दी जाए या उसे रिमेडियल टीचिंग दी जाए, ये उसमें देखना हमको ज़रूरी हो जाता जी है। सर। तो इसके शख्सियत के जानने के लिए मुख्तलिफ ये जो टेक्निक्स है, इंटरव्यूज है, केस स्टडी है। अब जी। केस स्टडी उसी चीज़ को बताती है। जी अभी आपने उस पर गुफ्तगू की है। जी सर। उसके साथ साथ रेटिंग स्केल्स है। जी सर। रेटिंग स्केल्स में अब जैसे कि एक तालिब इल्म है, जी किस तरह से उसकी शख्सियत को हम जानने के लिए मुख्तलिफ रेट्स वहाँ बनाए जाते हैं, जैसे कि गुड, एवरेज, जी जी A1, A, B1, B, वो किस तरह से उसका अपना मुहासबा है, मुजाहरा है, वो कैसा है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। और उसकी शख्सियत की और उसके मसाइल को जानने के लिए मुख्तलिफ सवालात कर सकते हैं। तो उसका यानी डेवलपमेंट का दो हिस्से इसमें शामिल है। एक है क्रॉस सेक्शनल, जी ये जिसे क्या बोलेंगे हम, इंतसाबी, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, तूली जिसे होंगे। यानी क्रॉस सेक्शनल एक अर्जी तौर पर उसको हम आसानी के साथ एक ग्रुप में मालूम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल उसको एक तवील और ज्यादा वक्ती यानी वक्त इसमें लगता है, जी सर, जिसको हम तूली उसकी पैमाइश कर सकते हैं। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इंतहाई अहम टॉपिक्स पर रोशनी डाली है। और साथ ही साथ मैं आप तमाम टेट के एस्पिरेंट से ख्वाहिश करता हूं कि इन तमाम बातों को आप नोट करें और अपनी तैयारी को और इसमें इसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नई मालूमात के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और देखते रहें टेट पर पेश किए जाने वाले ये डिजिटल लेसन्स। तो मेरा एक मशवरा है हमारे टेट एस्पिरेंट्स के लिए कि वो अपने मुताले को वसी करते जाइए जी। और एक ख़ास बात यह है कि हमारा जो पर्चा तैयार होता है वो दीगर मीडियम में, तो मैं ये मशवरा दूं, आपके लिए मशवरा दूंगा कि आप तेलुगु एकेडमी के बुक्स को रेफर कीजिए। अगरचे कि हमारे लिए थोड़ा दिक्कत का मामला है, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ये जो पर्चा तैयार होते हैं तो हमारे इस तेलुगु एकेडमी के जो टेक्स्ट बुक है, ख़ास तौर पर टेक्स्ट बुक्स, और उस पर हम उसके D.Ed और B.Ed, और ये जो आज का जो सेशन है बोथ पेपर्स के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और उसके साथ साथ दूसरे टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़ें, उसका जायज़ा लें और उसकी गहराई में जाएं, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखें। तो तभी हम 30 में से 30 आप ला सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट, अपने हौसले को बरकरार रखिए और कभी अपनी मायूसी हमारे अंदर ना लाइए, इस जज्बे के साथ उठिए, क्योंकि हाल ही में हमारे सियासी कायद का एक अखबार में सुर्खियों में एक बयान आया कि सर झुकाकर पढ़िए कि आने वाले वक्त में आप सर उठाकर जी सकें। मैं इतना कहते हुए अपने आज के इस सेशन को समेटता हूं, फिर दोबारा आपके सामने एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।